सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाजरीन, यही हम आप आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन करें कराची स्टूडियो से नज़ीर लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे शौकत बसरा साहब, आपका भी बसरा साहब बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, अब हमें लग रहा है कि कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन एक फॉर्म में आई थी वो दोबारा से फॉर्म नज़र आ रही है। वो जो मुत्तहदा अपोजिशन की हम बात करते थे, पिछले दिनों हम देख रहे थे थोड़ी टूटी फूटी अपोजिशन नज़र आती थी, आज फिर एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। ये कितने अरसे तक हमें ऐसी नज़र आएगा? वाकई तन जो मुतालबा किया जा रहा है कि उसको मनवाने में अपोजिशन कामयाब हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं। इसका इदराक हुकूमत को करना चाहिए था और मेरी ख्वाहिश है, पहले भी थी और अब भी है, कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। जो पार्लियामेंट वजूद में आए, जो असम्बली वजूद में आए, और अपोजिशन ने भी, बड़ी जमातों ने अपनी रिजर्वेशंस के बावजूद उन्होंने इस हुकूमत को भी तस्लीम किया और उसके साथ चलने के लिए भी कहा। लेकिन हुकूमत यकतरफ़ा कार्रवाइयों पर रही और अपोजिशन को उन्होंने वो इस तरह से ट्रीट किया जिस तरह से अयूब खान और याह्या खान और ज़ियाउल हक ट्रीट करते रहते और मुशर्रफ ट्रीट करते रहते, इस तरह से ट्रीट किया। यानी अगरचे ये मार्शल हुकूमत नहीं है, लेकिन सियासी कारकुनों के लिए, सियासी जमातों के लिए, सियासी लोगों के लिए ये हुकूमत खुदा न खास्ता किसी मार्शल से भी कम नहीं है। इसी तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हुई हैं, लोग बहुत ही मुश्किल में हैं। आम आदमी से लेकर ख़ास आदमी तक कोई भी इस हुकूमत से मुतमईन नहीं है। और पहले कहते थे कि जनाब सेलेक्टेड जो हैं वो हैं, बल्कि अब तो मेरा ख्याल है, लगता यह है कि सेलेक्टर्स भी परेशान हैं कि जो अवाम थे, अवाम ने सेलेक्ट किया है या इलेक्ट किया है, और अगर कोई और भी थे तो वो भी सब परेशान हैं। और इस हुकूमत ने कोई स्पेस नहीं छोड़ा है। हुकूमत के लिए अब भी बेहतरीन वक्त ये है। तो लगारी साहब, इंतखाबात की शफाफियत पर आप भी थोड़ा सा अपने रिजर्वेशन का इज़हार करें। मैं थोड़ा सा नहीं, मैं बिल्कुल मुझे ये शफाफ नहीं लगे थे। जिस तरह से उन लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिले थे और जिस तरह से नहीं वो फॉर्म दिया गया था, जो रिज़ल्ट का फॉर्म था, जिस तरह से बाहर निकाल दिया गया था पोलिंग एजेंटों को, मुल्क भर से ये शिकायतें आ रही थी। हम बैठे हुए थे जब ये सारी चीज़ें, यानी कि आपकी नज़र में जो आज अपोजिशन मुतालबा कर रही है वो जायज़ है? मैं चाहता हूँ कि इस जमहूरी सिस्टम को चलना चाहिए और हुकूमत को सबसे पहले अपोजिशन से बात करनी चाहिए, सिलसिला छोड़ देना चाहिए। ओ भाई, ये बब्बू बचाओ मुहिम है, पता नहीं क्या मुहिम है, और ये जो है ये एहतसाब हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इन चीज़ों को छोड़कर बैठे मेज़ पर और वहां बैठकर मामलात को हल करें। अपोजिशन में अब भी ये लचक मौजूद है कि अपोजिशन इनके साथ चलना चाहती है। ये खुद अभी तक नहीं आ रहे, एक कानून नहीं पास कर सके हैं, सवा एक साल के अंदर कुछ भी नहीं कर सके हैं। तो ये सूरत हाल। सही बसरा साहब, ये जो तनकीद हो रही है ना, मुसलसल हो रही है, लेकिन उस तनकीद के बावजूद जो रवैया हुकूमत का है, जो हुकूमत के वुज़रा का है, उसको हम तब्दील होता हुआ कहीं देखते नहीं है। वही बयानबाजियाँ हैं, हर टॉक शो में, हर मीडिया टॉक में इसी तरह की बातें की जाती हैं। हुकूमत को थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, क्या समझते हैं आप? सुमैया, सबसे पहले तो मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि जो इस आज़ादी, जो नाम तो आज़ादी मार्च है, उसके अंदर जिस तरह ख़वातीन फ़ीमेल एंकर्स वहाँ पे गई, उनको वहाँ जुलूस से निकाल दिया गया। फिर ख़वातीन की पाबंदी है कि वो उस जलसे जुलूस में शामिल नहीं हो सकते। आप इनकी ज़रा मुनाफ़क़त देखें, ये किस किस्म का पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर तो पहले ही बड़े शदीद इल्ज़ामात हैं, इस्लामफोबिया के, दहशतगर्दी के, एक्सट्रीमिस्ट होने के। एक तरफ शहीद बीबी का लाल स्टेज पे खड़ा है जो पाकिस्तान की दुनिया की लीडर थी, और उसी जलसे के अंदर ख़वातीन को निकाल दिया। साहब, अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ सर, जाहिर है ये मुझे बोलना भी है और बोलना चाहिए भी है। आपकी बात में काट रही हूँ कि मुझे ये लगता है कि मुझे इस बात को डिस्कस करने से पहले मौलाना साहब
से या JUIF से इजाज़त ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैं खुद भी एक खातून हूँ। तो फिर मैं उनकी खबर पढ़ूँ, उनकी खबर पर डिस्कस करूँ, उनके इस जलसे पर डिस्कशन करूँ या ना करूँ, क्योंकि ख़वातीन को जिस तरीके से इस तरीके से वहाँ से निकाला गया और कवरेज से रोका गया, ये बहुत ही नामुनासिब है। मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ख़वातीन इस मुआशरे का हम हिस्सा हैं, हम हर जगह हर फोरम पर मौजूद हैं, हम हर तबके की नुमाइंदगी करते हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हमें भी आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, हम एंकर्स को, हम न्यूज़ एंकर्स को, कि हम आपकी खबर पढ़ें, आपकी खबर पर डिस्कशन करें या ना करें। जी बसरा साहब। यही सुमैया रिजवान, यही पॉइंट मैं देना चाह रहा था जिसको आप आगे लेकर गई हैं। आप आगे देखिए कि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो मरियम नवाज़ को पाकिस्तान की लीडर बनाना चाहती हैं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना चाहती हैं, वो खातून हैं। और नीचे उन्हीं ख़वातीन पर जिस अंदाज में बिहेव किया गया, जिस तरह आज उनको जलसे में, मैं तो यकीन माने, मैं तो आज डर रहा हूँ कि बड़ी पाकिस्तान ने बड़ी जद्दोजहद की है, हमने बड़ी इसके ऊपर जो दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के मुतल्लिक और मुसलमानों के मुतल्लिक बातें हो रही हैं। आज नज़ीर लगारी साहब मेरे बड़े हैं, और अगर इसके ऊपर बात करें, और मैं सुनना चाहूँगा उनको कि मुझे बताएं ये कौन सा पाकिस्तान है, ये कौन सी आज़ादी है, ये कौन सा ये पाकिस्तान के अंदर निज़ाम लाना चाहते हैं जहाँ के अंदर हमारी वो माएँ, हमारी वो बहनें जो पाकिस्तान का 50% हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि आपको तो अब इजाज़त लेनी पड़ेगी इन तमाम लोगों से, तमाम इन कहने को मौलाना फजलुर रहमान जाए उनके पास, पहले पूछे चैनलों वाले, उनके नाम भेजें कि ये हमारी खवातीन है, क्या ये प्रोग्राम में बैठ सकती हैं, क्या ये वहां पर खबरें पढ़ सकती हैं, क्या ये एंकरिंग कर सकती हैं। ये तो इंतहाई शर्मनाक बात है। और मैं समझता हूँ जिसकी इब्तिदा आज आज़ादी मार्च के नाम से आज इन्होंने कर दी है, इसकी इंतहा क्या होगी। और दूसरी बात देखें, मैं ये समझता हूँ सुमैया कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती का कुनबा जोड़ा। मैं लगारी साहब को भी सुन रहा था, मैंने इन लीडरान की तकरीरें भी सुनी हैं। अगर ये लीडरान इतने ही अच्छे होते, ये पाकिस्तान में 70 साल पहले कुछ आमरीत रही, बाकी 3-3 4-4 बारियां लिए लोगों ने, 32,000 अरब का कर्जा छोड़कर गए, तमाम इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज है, और वो पाकिस्तान गरीब हो गया। और खुद ये खानदान डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के बाद अब बच्चा कितने लाख का मकरूज हो गया है। अब जो सूरत हाल है, मैं बताता हूँ सुमैया, हमारे लिए इशू क्या है। हम इनका कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं कि आज 14 महीने के अंदर घर का बच्चा भी खराब हो जाए ना, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। और यहाँ तो माफियाज हैं। और ये अभी कह रहे थे उनके साथ बात करें। देखें लगारी साहब, आप बड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना यह है कि मेरी हुकूमत चली जाए, मेरी जान चली जाए, मैं किसी करप्ट, बददियानत, डाकू, लुटेरे के साथ डायलॉग नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए ये किस किस का मार्च? डायलॉग नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? बस कमेटी बनाई और बार-बार वजीर आजम कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मैं बताता हूं करप्शन के हवाले से उनके पास कैसे इख्तियार है? जी सुमैया रिजवान, मैंने बात की है कि करप्शन के हवाले से, बाकी बातें आपके साथ बैठे। आप मुझे बताइए, मैं बड़ा अहम सवाल छोड़ता हूं आपके लिए भी और लगारी साहब के लिए भी, सुनने वालों के लिए भी। जब इन्होंने कहा हमने आज़ादी मार्च करना है, हमने कमेटी बनाई, वो कमेटी जाके इनके घर गई, इनको मिली कि बताइए भी क्या मुतालबात हैं। इन्होंने कहा कोई मुतालबा नहीं है, हमने जलसा करना है और डी चौक में करना है। हमारी कमेटी ने ये कहा कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी है, आप कोई और जगह बता दें, हम आपको परेड ग्राउंड दे देते हैं। उन्होंने कहा जी परेड ग्राउंड नहीं चाहिए, ये वाला ग्राउंड चाहिए, वो दे दिया। कहने का मकसद ये है कि जब आपका कोई मुतालबा ना हो, कोई आपकी डिमांड ना हो, आपने कहा कर तो रहे मुतालबा वज़ीर आज़म के इस्तीफे का, हुकूमत के जाने का मुतालबा कर तो रहे, ये मुतालबा कर तो रहे मुसलसल। सुमैया ये वो बातें हैं, ये जो जलसे में देखें, आप अगर सड़कों पर आते हैं, सड़कें आखिरी ऑप्शन होती हैं। जब हमसे डायलॉग कर रहे हैं, हमने कमेटी बनाई है, हमें बताएं, हमें तो नहीं कहा इस्तीफा, हमें तो नहीं कहा न्याय। चलें जी, आपको तो कहा ही नहीं इस्तीफे का। अभी लगारी साहब कह रहे थे इलेक्शन, ठीक नहीं कहा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप किसी कमेटी के मेंबर को ले लीजिए। और दूसरी अहम बात इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के क्या सबूत हैं? आप कह रहे हैं कि रिग्ड इलेक्शन है। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम अपोजिशन जमातें अगर ये समझती हैं हमें मुस्ताफी होना चाहिए, आज कंटेनर में बड़ा आसान तरीका है, तमाम जमातें मुस्ताफी हो जाएं असम्बलियों से, रिजाइन कर जाएं, खुद ही नए इलेक्शन हो जाएंगे। ये क्या मुनाफिकत है, ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स है? और फिर अगर रिग्ड इलेक्शन है,
مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2013 کے الیکشن کو بھی ریگڈ کہا تھا، صحیح، کیونکہ وہاں پہ انہیں حصہ مل گیا، کشمیر کمیٹی مل گئی، وزارتیں مل گئیں، اس وقت آزادی مارچ کیوں نہیں کیا؟ پھر اگر یہ ریگڈ الیکشن ہے، کسی الیکشن کمیشن میں گئے ہوں، کہیں پٹیشن دی ہو، کہیں سپریم کورٹ میں گئے ہوں، یہ صرف اور صرف انتشار ہے. اور آج جتنا بھارت خوش ہو رہا ہے، ان کے جلسے جلوس دکھا رہے ہیں، اس سے آپ سمجھ جائیں کہ ایجنڈے کیا ہیں. پوائنٹ ٹیکن، جو بھی ایجنڈا ہے، ظاہر ہے ابھی تو یہ صورتحال سڑکوں پر ہے اور یہ ہماری ہی اپوزیشن ہے، یہ ہماری ہی حکومت ہے، ہمارے ہی سارے لوگ ہیں. لغاری صاحب، ظاہر یہ پوائنٹ تو بڑا عام تھا جو کہ شروع میں بشر صاحب نے بات کی. خواتین اینکرز کو آج روک دیا گیا، رپورٹرز کو، اینکرز کو واپس بٹھا کے بھیج دیا گیا کہ جی آپ یہاں کوریج نہیں کر سکتی. یہ کیسے طے کیا جا سکتا ہے کہ کیا جینڈر کو دیکھ کر یہ طے کیا جائے گا کہ یہ کوریج کرے گا اور یہ نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ڈسکرمنیشن ہے لغاری صاحب؟ میں ذرا سے توقف کے بغیر یہ کہتا ہوں، یہی تو آزادی ہے. میں ذرا سے توقف کے بغیر یہ کہتا ہوں کہ جو سوسائٹی خواتین کے احترام نہیں کرتی ہے، جو سوسائٹی خواتین کو عزت نہیں دیتی ہے، جو خواتین کو آئسولیٹ کرتی ہے، ایک طرف رکھتی ہے، چاہے وہ کتنی بھی اپنے آپ کو مہذب سوسائٹی کرے، وہ انتہائی غیر مہذب سوسائٹی ہوتی ہے. اور یہ اقدام کہ خواتین اینکرز کو، خواتین رپورٹرز کو کسی پروگرام سے، جلسہ عام سے، کسی مقام سے نکال دینا جو ہے وہ قابل مذمت ہے. میں شدید مذمت کرتا ہوں. جس طرح بسرا صاحب نے مذمت کی ہے، میں اس سے بڑھ کر زیادہ شدید مذمت کرتا ہوں اور قابل نفرت سمجھتا ہوں اس عمل کو جس میں خواتین کا احترام نہ کیا جائے اور خواتین سے اس طرح کا امتیازی سلوک کیا جائے. خواتین برابر کی شہری ہیں، خواتین اتنا ہی اہم ہیں جتنا مرد اہم ہیں، اور خواتین کی زیادہ اہمیت اس لیے بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں. ایک مادر سری نظام ہوتا ہے، ایک پدر سری نظام ہوتا ہے. یہ پدر سری نظام ہے، یہ مردوں کا معاشرہ ہے. اس معاشرے میں عورت نہ صرف سروائیو کرتی ہے بلکہ اپنے لیے جد و جہد بھی کرتی ہے، اپنی بقا کے لیے، اپنی ناموس اور عزت کے لیے بھی جد و جہد کرتی ہے. اس سوسائٹی میں تو عورت کو سلام کرنا چاہیے کہ جائے کہ ان کو نکال دیا جائے. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اس عمل کو قابل نفرت سمجھتا ہوں، اور یہ بات میں اسکرین پر کہہ رہا ہوں. اور یہ بات میرے لیے یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کبھی کسی صورت میں بھی ایسے کسی اقدام کی حمایت کروں گا. صحیح. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایک تو یہ کہ شوکت بسرا صاحب آج سے نہیں بہت عرصے سے میرے دل کے قریب ہیں، اور وہ جہاں بھی رہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے تو اب وہ پاکستان تحریک انصاف میں تو وہ کل یہاں رہیں یا کہیں اور جائیں تو میرے لیے میرے دل کے قریب رہیں گے ہمیشہ. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میں ایسا سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں. لغاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے. آپ جیسے صحافی میں سمجھتا ہوں آپ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہیں، آپ ہمارے لیے مان ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں یہ بالکل نہیں ماننے کو تیار ہوں. گرفتار ارکان اسمبلی میں میاں شہباز شریف ہوئے، وہ بیل پر ہیں. زرداری صاحب گرفتار ہوئے، ان کے اوپر ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق جو ہیں وہ ان کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اور جناب شاہد خاقان عباسی پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. ابھی تک ان کے ٹرائلز کا مرحلہ نہیں آیا ہے. اس وقت جو ٹرائل ہوا اور کنوکٹ ہوئے ہیں وہ میاں نواز شریف اور مریم نواز یہ ہوئے ہیں، کنوکٹ ہوئے ہیں. تو میں ایک بات تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جب تک کہ کہیں کورٹ سے ڈیسیشن نہ آئے اس وقت تک میں کسی کو کہوں کہ یہ کرپٹ ہیں. زرداری صاحب پر جب تک کرپشن ثابت نہیں ہو جاتی. میں یہ عرض کرتا ہوں نہیں، میرا اس سے اگلا جملہ یہ ہے کہ آپ ان سے بالکل نہیں بات کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ 174 ارکان اسمبلی آپ کے خلاف ووٹ دیتے ہیں. کیا 174 ارکان اسمبلی میں بھی آپ کو لوگ نظر نہیں آتے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ بھی ہم نے آگے بڑھنا ہے؟ بالکل صحیح لغاری صاحب. یہی جو آپ نے سوال اٹھایا ہے نا، اس کو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے ہی بات ہوگی، اور وزیر اعظم نے گلگت میں کیا کہہ دیا ہے اس پر ہی بات ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.